अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है। तो जो चीज़ें पेंडिंग थी सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा एक डीआई सेट जिसमें जो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड था वो पेंडिंग था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो कराऊंगा। उसके बाद हमारा जो टेस्ट हुआ था उसमें तीन अराउंड 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन पेंडिंग था। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए सर तो दिखा दीजिए क्वेश्चन क्या था। देखो चलो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया, गिवन बिलो इज द टेबल शोज, नहीं ये नहीं है सर, नेक्स्ट वाला था आई थिंक, नेक्स्ट सेट, हाँ ये वाला। देखो, given below is the table which shows the total number of men, women and children who can finish 5 different works together is given in the number of uh, days. ठीक है, is the given number of days. ठीक है, तो वर्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है, पेंटिंग, बिल्डिंग, रोड मेकिंग, टाइपिंग अ बुक, प्लोइंग अ फील्ड। ठीक है, तो मैन कितने हैं, विमेन कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं, ये कितने डेज मिलकर इस काम को करने में लेते हैं। मैं इस डेटा को बोर्ड पर लिख देता हूँ जल्दी से। देखो क्या है, वो कुछ लोगों को मे बी ये क्लियर ना हो अगर, तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर वर्क कौन कौन से हैं, पेंटिंग अ हाउस, वर्क आर पेंटिंग अ हाउस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बिल्डिंग अ वॉल, देन रोड मेकिंग, बिल्डिंग अ वॉल, उसके बाद है रोड मेकिंग, देन टाइपिंग अ बुक, प्लोइंग अ फील्ड। ओके, टाइपिंग अ बुक, टाइपिंग अ बुक, एक बुक टाइप करने में, एंड देन प्लोइंग अ फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ मैन, विमेन, चिल्ड्रन कितने कितने इस काम को करते हैं ये भी दिया गया है। तो नंबर ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन and the number of days they are going to take, this is given in the last column, days। ठीक है, तो अगर मैन की बात करें तो 481 ब्लैंक देन 3, 481 ब्लैंक देन 3। नंबर ऑफ विमेन की बात करें 617 264, 617 264। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो 10 ब्लैंक 312 ब्लैंक, 10 ब्लैंक 312 ब्लैंक। देन डेज की बात करें तो 533 88 20 43, 533 88 20 43। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं एक बार बोर्ड पर। ठीक है, ओके, तो ये मैंने इसको डेटा को यहाँ लिख दिया और पहला क्वेश्चन इस पर बेस देखते हैं। ये आप लोग ट्राई कर चुके थे इसको। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कर चुके थे, हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। सर पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो इस पर बेस पहला क्वेश्चन ये, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो 1 मिनट और ले लें और ट्राई करें एक बार, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ लें, तभी इसका सॉल्यूशन जो भी होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सुधांशु सुरभि ने आंसर दे दिया है। ओके, मतलब उन्होंने पहले ही जब दिया था क्वेश्चन तभी ट्राई कर लिया था। ओके, देखो क्या दिया है, अ फैमिली इन विच अ कपल हैज 2 डॉटर्स एंड 3 सन्स, ठीक है, इज आस्क्ड टू पेंट अ हाउस। ठीक है, अ फैमिली which has a couple, uh, which has a couple in which a couple has 2 daughters 3 sons is asked to paint a house and make a road. Now what is the ratio of the time they take to paint a house to the time taken by them to make the road? अच्छा, तो एक फैमिली में एक कपल है, तो कपल में एक मैन एंड एक विमेन होगा। ठीक है, एक मैन एक विमेन होगा। ठीक है, हाँ मैं एसबीआई पीओ मीन्स का पूछूंगा अभी, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज द रेशियो, हाँ, एंड जो 2 डॉटर्स एंड 3 सन्स की बात की गई है, दे विल बी 2 डॉटर्स एंड 3 सन्स। इसको हम क्या मानेंगे बोलो, 2 डॉटर्स 3 सन्स को क्या मानेंगे, मैन विमेन मानेंगे या फिर चिल्ड्रन मानेंगे बोलो।
किस में काउंट करेंगे इसको? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन काउंट करेंगे, बिल्कुल सही। एक बार पिछले स्लाइड पर आते हैं, इसमें एक रिलेशन भी दिया गया था, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, सर दिखाइए। हाँ, यहाँ पर नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा गया, 1 मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। 1 मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। वापस आ जाते हैं बोर्ड पर, देखो 1 मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। तो आप एक बात बताओ कि अगर 1 मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन है, तो लेट अस से कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 3, 2 एंड 1 का एलसीएम दैट इज 6 यूनिट्स है, ठीक है। तो एक मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई? 6 यूनिट्स पर डे। एक विमेन की कैपेसिटी कितनी हो गई? 3 यूनिट्स पर डे। एंड एक चिल्ड्रन की कैपेसिटी, एक चाइल्ड की कैपेसिटी 6/3 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनकी एक कैपेसिटी में रिलेशन निकाल सकता हूँ, या मैं कहूँ तो रेशियो निकाल सकता हूँ, इनकी कैपेसिटी का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। A family in which a couple has 2 daughters and 3 sons, मतलब कुल मिलाकर 5 चिल्ड्रन है और एक मैन एक विमेन है। What is the ratio of the time they take to paint a house to the time taken by them to make a road? So paint a house is to make a road. इसमें कितना कितना इनको समय लगने वाला है, ये हमको बताना है। तो आप बताओ कि देखो, अगर मैं बात करूं कि ये वर्क कितना है, पेंट अ हाउस जो वर्क है वो कितना है, तो 4 मैन का वर्क प्लस 6 विमेन और 10 चिल्ड्रन का, कुल मिलाकर 5 डेज का वर्क। दिस इज द टोटल वर्क which involves painting a house. So I can say 4 days, 4 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 into 6 24 प्लस 6 वुमेन कितना करेंगी? 6 into 3 प्लस 10 चिल्ड्रन कितना करेंगे? 10 into 2, ठीक है। एंड ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? आई कैन से 5 डेज में। तो दिस इज द टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब ये काम करना किसको है? तो वर्क अपॉन कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो ये काम करना किसको है? आई कैन से 2 कपल है, एक कपल है जिसमें एक मैन एक विमेन एंड जिनके 5 चिल्ड्रन है। तो एक मैन है हमारे पास यहाँ पर, एक विमेन है और 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। एक मैन एक विमेन एंड 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो टाइम कितना लगेगा? तो एक मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई? 6 यूनिट। एक वुमेन की कैपेसिटी 3 यूनिट और 5 चिल्ड्रन की कैपेसिटी कितनी हो? 5 into 2 10 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज द टाइम दे आर गोइंग टू टेक टू पेंट द हाउस। व्हाट इज द टाइम टेकन टू मेक अ रोड? टाइम टेकन टू मेक अ रोड, तो अगर रोड की बात करें, तो अगर हम रोड की बात करेंगे, तो रोड की बात करेंगे तो देखो कैपेसिटी तो वही आएगी 6 + 3 + 10, तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये तो कट जाएगा, ठीक है। वर्क कितना है बस आप ये देख लो, वर्क कितना है। तो वर्क कितना है रोड मेकिंग का? तो 1 मैन का काम, 1 मैन का काम मतलब 6 यूनिट्स, 6 into 1 प्लस 2 वुमेन का काम यानी कि 2 into 3 प्लस 3 चिल्ड्रन का काम यानी 3 into 2 एंड कितने दिन का काम इनको, इनका कितने दिन का काम? 88 डेज का काम। आई कैन से वर्क ऑफ 88 डेज, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये तो कट कट जाएगा ना, तो कट जाएगा, जितना वर्क उतना ज्यादा टाइम। तो वर्क का रेशियो इज इक्वल टू टाइम का रेशियो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 24 24 20 44 44 प्लस 80 62 62 into 5 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 3 to the 6, this is 6, this is 6, 18 into 88। सो अगर 3 से 2 से कैंसिल करें तो 31 टाइम्स, 2 से कैंसिल करें तो 9 टाइम्स, दिस इज 155 is 2, 9 8 72 79, ठीक है। तो 159 is 155 is to 792 is the right answer, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट था राजन। यस गुड, ठीक है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब बताओ कि आप लोगों का आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम जिन जिन लोगों ने दिया था कैसा हुआ? देखो अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ था, उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ है तो आपको जो है सेलेक्टिवली क्वेश्चंस करने चाहिए थे, ठीक है। हाँ, तो टफ देखो, अगर टफ है तो एक आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी के लिए टफ है, तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक बार पेपर सामने आ जाए तो उनका उसका
देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। पेपर मैंने अभी देखा नहीं है। हाँ लेकिन क्वेश्चन नहीं है ना विजय। आई कैन टेक द सेशन टू डिस्कस द क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो वंस दे आर कंपाइल्ड, अगर ये आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे क्वेश्चन पीपल आर सेइंग ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं। देखो मे बी क्वेश्चन जो है टॉपिक वही हो, लेकिन थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में आपको दिए गए हो। ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में अगर आपको कई बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, तो चीजें तो वही होती हैं, लेकिन जब हमने वो पहली बार देखते हैं उस चीज को उस तरह से, और एग्जाम में देखते हैं पहली बार, तो फिर हमें स्ट्राइक नहीं करती दिमाग में। सर फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सही बात की है कि जब क्वेश्चंस बहुत सारे टफ क्वेश्चंस हो तो वहां पर आपका सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आप सपोज पहली बार में एक टफेस्ट क्वेश्चन के अंदर फंस गए तो फंसे रह जाओगे, और फिर इतना डिमोटिवेट और डिमोरलाइज आप अपने आप को फील करोगे कि आपको अगले क्वेश्चन करने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम पहले दो चार क्वेश्चन जो आप सॉल्व करो वो थोड़े इजी वाले उठाओ। सर दिमाग घूम गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव। लेकिन देखो, अब बात वही है ना कि हम YouTube पर भी ये चीज देखते हैं, और आपने ही महसूस की होगी कि जब कोई नई चीज पढ़ाई जाती है या कुछ टफ चीज पढ़ाई जाती है तो स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आपके साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, जहां पर जिनको कुछ टफ चीज है या कुछ नए फॉर्म में पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम ने ये चीज प्रूव कर दी है कि जो चीज नहीं आती आप ये सोचते हो कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। एलजेब्रा नहीं आएगा, एलजेब्रा भी मैंने सुना है कि इस बार एलजेब्रा पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा बेस्ड मैं करा रहा था, तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा था सर ये तो एसएससी का पार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो ये एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड नहीं है, इस एप्टीट्यूड में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक सिलेबस में बंद कर मत रहो कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड डीआई नहीं कराया। अरे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट तो पता है, तो डीआई अगर आ भी गया तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, आप केवल दिमाग लगाना सीखो। सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो उस केस को आप उस सिचुएशन को तभी हैंडल कर पाओगे जब आपको इंस्टेंटली दिमाग चलाना आएगा। ठीक है, अगर आप सिलेबस की बाउंड्री में एक पढ़ाई करोगे ना, तो फिर मेंस एग्जाम में बड़ी दिक्कत होगी। और जब आईबीपीएस पीओ मेंस में ऐसा हुआ है, तो एसबीआई पीओ मेंस में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक स्टूडेंट का पैटर्न डिफरेंट था, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे क्वेश्चन। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लिया गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। कॉन्सेप्ट तो यही होंगे, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट था, है ना। दिस इज व्हाट यू मीन टू से। सर आईपीएस वाले लैंग्वेज टफ देकर कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ तो हाँ प्रज्ञा, मैं मानता हूँ कि कुछ नया क्वेश्चन जब आप देखते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं वही कहता हूँ कि उसका इंटरप्रिटेशन मुश्किल आपको ये इसीलिए लगता है क्योंकि आप एक सिलेबस की बाउंड्री में रहकर पढ़ाई करते हो। ठीक है, आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है, उसको आप सॉल्व नहीं करते। लेटस से कोई रिडल आ गई, ठीक है, लेटस से कि कुछ एक न्यूज़पेपर में कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन, वो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि वो आप सोचते हो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं उनको आप अपने अंदर डेवलप करो, और जो कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर नए फॉर्मेट में पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन पेपर अगर मिल पाया, सो जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहे तो आपकी क्लास में, क्लास के बाद मिलता है तो मे बी के यूट्यूब पर कहीं भी वो डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन देखें। अब मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता ना पहली बार तो ये भी टफ लगता। ठीक है, ये क्लास में बैठकर करने में आसान लगता है, घर पर बैठकर करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में वही चीज पूछ ली जाती है तो चीजें टफ लगती हैं अपने आप। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। राहुल जायसवाल कह रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, सुरभि का कहना भी ऑप्शन सी है। चलो
ओके, अजय का आंसर है 50 20/29, दैट मीन्स नन ऑफ दिस। चलो देख लेते हैं। तो क्या दिया, देखो, टू डिफरेंट फैमिलीज हैव टू compete अगेंस्ट ईच अदर। दे हैव टू compete अगेंस्ट ईच अदर। दो फैमिली है, उनका आपस में कंपटीशन है कि कौन जल्दी काम फिनिश करेगा। A family that has two couples is asked to plow two fields, whereas the other family that has a woman with 5 children is asked to type 3 books. The family that wins completes its work in how many days before the family? तो दोनों का टाइम निकालना है। सिंपल सी बात है। देखो, पहली वाली जो फैमिली है उसमें क्या है, दो कपल्स हैं केवल, यानी कि 2 मैन एंड 2 वीमेन है। ठीक है, उनको क्या बोला गया कि इज आस्क्ड टू प्लॉट 2 फील्ड्स, 2 फील्ड्स में डबल टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है कि फैमिली वन की अगर मैं बात करूं, फैमिली वन की बात करूंगा अगर, तो देखो क्या होगा कि अगर 2 फील्ड्स इनको प्लो करने हैं तो डबल वर्क। तो एक फील्ड का वर्क कितना है, प्लोइंग का फील्ड इतना। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन का तो पता नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 कपल्स हैं, मैन विमेन है, तो चिल्ड्रन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है, ये मिसिंग नहीं है वैल्यू, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर चिल्ड्रन काम नहीं करते हैं। 3 मैन एंड 4 वीमेन मिलकर इस काम को 43 डेज में करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है, तो 3 men and 4 women मतलब 3 into 6 प्लस 4 women यानी कि 4 into 3, एंड ये काम करते हैं कितने दिन में, 43 डेज में। तो आई कैन से दिस इज द टोटल वर्क। और ऐसे कितने फील्ड प्लो करने हैं उनको, 2। तो मतलब क्या कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा। ठीक है, इसका डबल कर दूंगा। कितने लोगों को, 2 men and 2 women को। ठीक है, 2 men and 2 women को। तो 2 men 2 women की टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो 2 men की कैपेसिटी 2 into 6 प्लस 2 women की कैपेसिटी 2 into 3। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। कितना समय लगेगा, देखो 2 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, राइट। सो दिस विल बी 6 3 18 plus 12, 18 plus 12 is what, 30, 30 into 43 divided by, this is 6 plus 3 9, 3 3 times, 3 10 times, so I can say 430 by 3, 430 by 3। अगर फैमिली 2 की बात करूंगा तो उसको कितना समय लगेगा, उसको क्या काम दिया गया है पहले वो देखो। फैमिली 2, सो फैमिली 2 में क्या है कि एक विमेन है और 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, दैट इज अ विमेन विथ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, एक विमेन एंड 5 चिल्ड्रन है, इज आस्क्ड टू टाइप 3 बुक्स। तो 3 बुक उसको टाइप करनी है। तो टाइपिंग का बुक की बात करें तो 6 women and 12 children मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो आई कैन से 6 into 3 वर्क विल बी 6 into 3 प्लस 12 into 2, एंड कितने दिन में कर सकते हैं ये, 20 डेज में। और ऐसी कितनी बुक टाइप करनी है, 3। तो दिस इज द टोटल वर्क दे आर गोइंग टू डू। 1 woman with 5 children, तो एक विमेन की कैपेसिटी 3 और 5 चिल्ड्रन की कैपेसिटी 5 into 2। ठीक है, सो दिस विल बी 18 plus 24 52, 18 plus 24 is 42। ठीक है, 42 into 60 upon 13, so we can say this will be 2520 by 13। कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, आप ये देखो कि दिस विल बी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1 4 से स्टार्ट होगा, एंड दिस विल बी 13 1 जा 13, बचेगा कितना 12, देन 13 9 जा, तो ये ज्यादा होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। सर क्वेश्चन हटा लीजिए एक बार, देखो क्या दिया, 2520 बाय 13, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर निकालना है, माइनस 430 बाय 3, एलसीएम लेंगे 39। ठीक है, 13 3 जा 3 से मल्टीप्लाई किया 75 60 माइनस 3 13 टाइम्स 13 3 जा 39, कैरी 3 52 प्लस 3 is what, 55। so if you subtract, this is 70, this is 19, divide by 39। ठीक है, सो 39 से अगर डिवाइड करते हैं 1970 को, 39 4 जा, या वी कैन से, हाँ 39 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, या 5 टाइम जाएगा,
5 टाइम जा सकता है, 5 टाइम, 5 टाइम्स 195 बचेगा कितना 2, तो देन 20, तो कितनी बार जाएगा ये, दिस विल बी 50, व्हाट इज द रिमाइंडर 20/39 है ऑप्शन में, ऐसा था क्या ये ऑप्शन, ऑप्शन में था, हाँ कौन सा है देखो 50/20/39, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हटा लीजिए सर सवाल, ठीक है 50/20/39 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कपल up to 90, नहीं प्रीतेश, अब देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अब इसके बाद, इस बैच के बाद आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, आप अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया, इसके बाद आपको कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देते जाओगे और उसकी एनालिसिस के साथ करते जाओगे, कि एक मॉक टेस्ट मैंने आज दिया तो अगले दिन मैंने उसकी एनालिसिस की कि मैंने कहाँ गलती की थी, और फिर मैंने देखा कि उसको मैं एग्जाम में रिपीट ना करूं, ठीक है। बस इतना काम आप कर लोगे ना तो काम सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बैच 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 ही बैच अगर आप ज्वाइन करते चले जाओगे, पढ़ोगे कब, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ध्यान दो। सार्थक, क्लर्क मेंस के लिए डीआई के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप बैंकर्स अड्डा पर जाइए, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, बात ये ना सब कुछ अवेलेबल है लेकिन स्टूडेंट करते नहीं है, करे कौन, सब कुछ सामने है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी डीआई की क्विजेज हैं, आप सारी अगर सॉल्व कर ली ना, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ है उसमें। बैंकर्स अड्डा पर जाओ, क्विजेस खोलो, सॉल्व करो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस खोलो, सॉल्व करो, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप करते नहीं हो। हाँ, आपके पास ये क्लास बैच ओवर होने के बाद भी रहेंगी 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके मिस हो जाते हैं तो आप उस टॉपिक को दोबारा भी देख सकते हो। चलो देखो, 6 मंथ्स क्लर्क प्री 35 कैसे करें, इस बैच का कोई भी स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि क्लर्क प्री में 35 कैसे करें, 35 करने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो इस बैच में आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है कि क्लर्क प्री का जो एग्जाम है, आप अगर फ्रेंकली बोलूं तो बिना पढ़े भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आज मैं नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास यूट्यूब पर कराने वाला हूँ 12 बजे, ठीक है। तो वो 12 बजे वाला जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आप थोड़ा देखो, प्रैक्टिस कर लो, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन। बाकी एरिथमेटिक और डीआई जो उसमें आता है वो आप ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो 30+ हो सकता है, बिल्कुल ऋषभ पॉसिबल है, 30+ पॉसिबल है, 35 भी पॉसिबल है, बट लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ा टाइम 5 मिनट और दे दिया जाए तो 35 भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं उसमें। नो सार्थक, इट्स नॉट लाइक दैट कि क्विजेज आर नॉट अपडेटेड। आप देखो नवंबर की क्विजेज भी हैं, डी क्वांट मिक्स क्विजेज में आप जाओ, उसमें आपको नवंबर की लेटेस्ट बिल्कुल क्विजेज भी मिल जाएंगी। आईपीएस पीओ मेंस के लिए है, क्लर्क मेंस के लिए भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे, लेकिन पीओ मेंस वाले जो डीआई के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो हम ही लोग करते हैं, तो क्वेश्चंस आपको फिर मैं प्रोवाइड करूंगा अलग से, इससे बेटर है कि आप वहां पर देखो, उसमें सॉल्यूशन भी आपको दिया होगा अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो। बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत उसके बाद आपको नहीं होने वाली। और प्लस मैं ये कहूंगा कि आप जो है
इंटरनेट पर सर्च करो कि प्रीवियस ईयर्स कैट क्वेश्चन, देखो डीआई के अच्छे क्वेश्चंस कहीं मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो बैंकर्स अड्डा पर जो कंटेंट हमारे पास है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी अगर बुक्स वगैरह मार्केट में आप देखोगे तो पर्सनली मुझे तो कोई समझ में आती नहीं है, तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो कोई अच्छी बुक है नहीं। और अगर आप कैट का डीआई सॉल्व करना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर ट्राई करो कि आपको कैट लेवल के कुछ डीआई मिल जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आपको मिल सके, बस यही है, और उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन हालांकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा। पीओ मेंस और क्लर्क मेंस के लेवल में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा। तो क्लर्क मेंस में इतना अनएक्सपेक्टेड आने की उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए उसमें आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल, डीआई की बुक अड्डा 247 वाली भी है। अड्डा 247 की डीआई बुक है, दैट इज वेरी गुड बुक, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अब इस सवाल को, अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, मतलब इस क्वेश्चन का एसेंस क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो आप इसको कर लोगे अपने आप। यस, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। यस, चलिए, तो इसको आप ट्राई कर लोगे अपने आप। तो इस क्वेश्चन का मतलब लॉजिक क्या था वो क्लियर हो गया। सर नेक्स्ट वाली पीपीटी हमारे ओपन कर लीजिए, उसमें आई थिंक हमारे टेस्ट जब हम कर रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए रह गए थे, उनको और देख लेते हैं एक बार। हाँ, 50 प्लस बैंक पीओ पेपर सफिशिएंट है कैट के उसके लिए, सॉरी क्लर्क मेंस के लिए, बिल्कुल प्रत्येश। 50 प्लस जो पीओ प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक है वो दैट इज आल्सो सफिशिएंट, बिकॉज उसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, जीए भी मिल जाएगी, सारी एक बुक से सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो पूरी बुक लगाना और सॉल्व करना शुरू करते हो विद टाइमर के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर भी कुछ आ सकता है, दैट इज सफिशिएंट। चलो, अमित जी आपको क्या डाउट है? डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको डाउट का हेल्पलाइन दिया हुआ है, आप उस पर डाउट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए जरा, क्या क्वेश्चन बचा था। अब देखो, इधर उधर की बातें बंद करेंगे और इसको देखेंगे क्वेश्चन को, ये हो चुका था, इसके अगला देखते हैं, 7th क्वेश्चन। 7वां सवाल ये था, देखो 7वां क्वेश्चन ये था, रिंकी इन्वेस्टेड 30% लेस देन चारू, who invested 20% less than Purvi in a partnership for first 8 months. If for next 4 months रिंकी, चारू एंड पूर्वी विड्रॉ। हाँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट प्रीतेश ने पूछा कल क्लास होगी। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे को। ठीक है, ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो बात को, नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। ठीक है, लिख देता हूँ उस चीज को, बाद में मेल करते हो मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। व्हाट हैपेंड आरती? मंडे आई एम नॉट अवेलेबल, मंडे में हूं नहीं यहाँ पर, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। एक्चुअली तो फॉर मतलब होना क्या था कि इस टाइम तक आपकी क्लासेस ओवर हो जानी थी, बट सिंस मैंने आपको प्रॉमिस किया है हुआ है 2 से 3 क्लासेस और प्रोवाइड करने का, इसीलिए ये क्लास हो रही है, वरना इस वीक में ये क्लास खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो उसमें मैंने सोचा है कि जो कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ थोड़े और टफ क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, जैसे कि एक टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, उसमें मिक्सचर्स के थोड़े से और ट्विस्टेड क्वेश्चन कराने की जरूरत है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इन 2 दिनों में मैं ये कराऊंगा। ठीक है, अब देखो वही बात आ गई सुधांशु, अब सुधांशु का कहना है रडार डीआई कराइए।
अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ कि आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर से स्ट्रिक हो जाते हो। यार एक बात बताओ कि रडार डीआई अब आ गया तो क्या गारंटी है वो नेक्स्ट उसमें आएगा, क्या गारंटी है। और पीओ मेंस और क्लर्क मेंस के लेवल में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेटली अगर पीओ मेंस में वो आया है तो क्लर्क मेंस में आने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। दूसरी बात के कुछ और भी आ सकता है, तो रडार डीआई ही क्यों, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो, ठीक है, ऐसे तो हजार चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप कुछ थोड़ा देखो। अब हमारे बैंकर्स अड्डा पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप जो कुछ भी नई चीज देखना चाहते हो रडार डीआई डालोगे बैंकर्स अड्डा पर आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ आर्थिक क्वेश्चन पूछना है आपको तो doubts@adda247.com पर आप सेंड कर सकते हो। देखो सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं, so सबकी डिमांड तो फुलफिल नहीं हो सकती। कोई कह रहा है कि मुझे डाउट पूछना है, कोई कह रहा है कि आईपीएस पीओ मेंस का पेपर सॉल्व करा दो, कोई कह रहा है ये करा दो, कोई कह रहा है रडार डीआई करा दो, वो करा दो, ठीक है। तो प्लीज, ठीक है, ज्यादा रिक्वेस्ट करना आप थोड़ा बंद करो बातों पर, जो मैं आपको चीजें करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन आपके सामने है। रिंकी इन्वेस्टेड 30% लेस देन चारू, मतलब रिंकी एंड चारू के इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 30% लेस, मतलब अगर दिस इज 100 तो दिस विल बी 70, तो 10:7 का इनका रेशियो हुआ, ठीक है। 30% लेस देन चारू, उल्टा लिख दिया 7:10, इफ दिस इज 10 दिस इज 7। उसके बाद देखो हु इन्वेस्टेड 20% लेस देन पूर्वी, ठीक है। चारू हु इन्वेस्टेड 20% लेस देन पूर्वी, तो इफ दिस इज 5 दिस विल बी 4, ठीक है। नाउ वी कंबाइन देम, अगर हम इनको कंबाइन करें तो क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चारों इज कॉमन बिटवीन बोथ द रेशियोज, सो 10 एंड 4 का एलसीएम है 20, तो 14/20 हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट 5 टाइम्स 20/25, ऐसे कर देंगे, ठीक है। सो R is to C is to P। देखो आप लोगों को कहीं क्वेश्चन मिल जाए, अगर आईपीएस पीओ मेंस के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए तो आप मेरे को सेंड कर देना मेल पर, मैं उनको डिस्कस कर लूंगा, या मैं भी ट्राई करूंगा अगर मिल जाते हैं क्वेश्चन, बिकॉज पेपर तो मिलता नहीं है किसी को, जो होता है वो मेमोरी बेस्ड ही होता है। तो अगर मेमोरी बेस्ड किसी ने याद किया होगा क्वेश्चन, किसी ने कंपाइल किया होगा उसको और मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसको आपको जरूर करा दूंगा, ठीक है। देखो दिस इज 14, दिस इज 20, दिस इज 25, इनका आ गया रेशियो, है ना। अब देखो आगे क्या बोला गया है। इफ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो पहले 8 महीने के लिए इनका अमाउंट इतना रहा, 8 महीने के लिए इतना अमाउंट, इनका अमाउंट इतना रहा, तो आर सी एंड पी 8 महीने के लिए इतना अमाउंट रहा, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, ठीक है। और फिर अगले 4 महीने में इन्होंने क्या किया कि रिंकी विड्रॉ 2/7, इसका 2/7 अगर हम देखें तो कितना होगा, 4 विड्रॉ कर लिया तो 10, सो 10 आया, 10 into 4, है ना। इसके बाद 2/5 चारू ने विड्रॉ किया, 2/5 इसका कितना होगा 4, 2/5 कितना होगा 8, 2/5 होगा इसका 8, 8 विड्रॉ कर लेंगे तो 12 बचेगा, 12 into 4। देन नेक्स्ट 1/5 विड्रॉ कर लिया पूर्वी ने, 1/5 मतलब इसमें से 20 बचेगा, ठीक है, 20 बचेगा अगले 4 मंथ्स के लिए। तो कॉमन चीजें काट देते हैं, 4 4 4, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। तो 28 plus 10 38, this becomes ultimately it's about ratio, तो 40 plus 12
52 and this is what 50 70, ठीक है। R is to C is to P, दिस इज 38 और इनको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 19 is to 26 is to 35, ये आ जाएगा इनका रेशियो, ठीक है। आगे क्या बोला कि if चारू got 2800 more than रिंकी, मतलब दिस, तो 7 यूनिट की वैल्यू 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। हमसे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ चारू एंड पूर्वी। चारू एंड पूर्वी की अगर बात करें टोटल कितना है 61 यूनिट्स, इंटू 400 कर देंगे, 24400, दैट मींस ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने था, ये था टेस्ट में, ट्राई किया था आप लोगों ने, क्योंकि इसमें तो मेरे ख्याल से 7th में तो किसी का आंसर आया नहीं, किसी ने आंसर दिया नहीं, तो एटलीस्ट ये आपने ट्राई किया होगा 8। शायद 9800 हो गए, 9600, 9900, अलग अलग आंसर्स लोगों के आ रहे हैं। देखो राकेश लेंट पी टू राहुल ऑन एन एग्रीमेंट दैट फर्स्ट 2 years इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एसआई at 15% per annum and for the next 2 years interest will be calculated at CI at 5% per 5% additional rate, यानी कि 20% per annum, ठीक है। if Rahul paid total amount of this at the end of 4 years then find the amount borrowed by Rahul। तो एक काम करते हैं, अगर हम बात करें इसमें इनिशियल अमाउंट की, तो इनिशियल में मान लेता हूं लेट अस से 100 रुपीस, ठीक है। 100 रुपीस से अगर मैं 2 साल की इंटरेस्ट देखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम की रेट से, तो 30% इंक्रीज हो जाएगा ये, है ना। 30% इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। 15 + 15 30, सिंपल ऐड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 20% होगी ना। 20% की रेट कितनी बार लगेगी 2 बार लगेगी, और वो किस पर लगेगी, इस पर इंक्रीज्ड अमाउंट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा करंट प्रिंसिपल पर अप्लाई होती है, तो करंट प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, इतना, ठीक है। तो इस अमाउंट पर लगेगी 20% की 2 बार, तो मैं बोलूंगा कि 20% 1 साल बाद कितना हो गया, इसमें 26 इंक्रीज कर दो तो 156, फिर से 20% इंक्रीज कर दो, ठीक है। 20% फिर से इंक्रीज कर दो, तो इसका 20% कितना होगा 1/5, या 15.6 का डबल 31.2, और 156 + 31.2 किया तो दिस इज 187.2, so it becomes 187.2। हमको क्या बोला है कि इफ राहुल पे टोटल अमाउंट ऑफ दिस एट द एंड ऑफ 4 years, ठीक है। राहुल ने कितना अमाउंट पे किया, मतलब अमाउंट, ये अमाउंट कितना है 17971.2 देखो 187.2 and that is equal to 17971.2, ठीक है। ये तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, देखो 9 का मल्टीपल ये दिखाई देता है, ये भी 7 और 2 9, 9 और 7 और 9, 9 से कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 9 से 2 टाइम्स 0 टाइम्स 8 टाइम्स, 9 से 1 टाइम 9 टाइम्स 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, 7 9 8 जा, फिर आई थिंक ये अब किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 से 5 टाइम्स, और वी कैन कैंसिल इट बाय 8, 8 2 टाइम्स, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 4 जा 28, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, बचे कितना 11, 13 9, sorry this is 7, 8 9 is 72, 8 6 is 48, 13 13 1 is 13, बचेगा 11, 13 9 is 117, 13 2 is 1 की यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 96 आ गया। हमको क्या चाहिए, फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय राहुल दैट इज 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9600, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 9600 इज द आंसर, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन सर, नेक्स्ट। तो ये था 9th क्वेश्चन, तो देखो जरा इसको,
Mark price of two articles A and B are in the ratio of 7:9. At the time of selling, the shopkeeper gives discount of D% on article A and D plus 5% on article B and made a profit of 25% on each article. If the cost price of A and B are in the ratio 112, ठीक है, and 135, then find the percentage discount given by the shopkeeper on both the articles. तो जल्दी से देखेंगे इसको. देखो, जो कॉस्ट प्राइस है उनको 112 135 मान लेते हैं, अल्टीमेटली रेशियो है तो 112 135 हमने मान लिया. चलो ठीक है. अब एक बात की यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि 25% का प्रॉफिट है दोनों आर्टिकल पर, तो इसका 25% 1/4 में निकाल सकता हूँ आराम से, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. लेकिन इसके 25% का क्या, इसका तो नहीं निकाल सकते 25%. क्यों? आएगा तो पॉइंट में आएगा, फिर हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी. तो रेशियो में मैं क्या करूंगा, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उनका सीपी ऐसे मान लेता हूँ. ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट 448, और ये कितना बन गया 400 और 140 540. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. ठीक है, दिस इज द सीपी. मैंने सीपी ऐसे मानी. 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इनका 1/4 निकालना है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है. तो आप बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो इसका 1/4 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 112 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 560 560. और इसमें इसका 1/4 यानी कि 135 ऐड कर देंगे तो 135 मतलब 675, ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस. ठीक है. आरती 112 दिया गया है, आप देखो ना 112:135 दिया गया है, तो इसको मैंने 112 और इसको 135 मान लिया. क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन. ठीक है. नाउ क्या दिया, देखो मार्क प्राइसेस ऑफ दीज टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 7:9. ठीक है, मार्क प्राइसेस का रेशियो कितना है 7:9 है. ठीक है, मार्क प्राइसेस का रेशियो 7:9 है. एट द टाइम ऑफ सेलिंग द शॉपकीपर गिव्स D% ऑन आर्टिकल ए एंड D plus 5% ऑन आर्टिकल बी. तो इसमें D% दिया और इसमें कितना दिया D plus 5%, इससे 5% ज्यादा. ठीक है, इससे 5% ज्यादा. अब मार्क प्राइसेस का जो रेशियो है दैट इज 112:1, दैट इज व्हाट 7:9 का रेशियो है. अब देखो ये जो रेशियो है वो 7:9 का रेशियो है. ठीक है, हमें निकालनी है. देन फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन बोथ द आर्टिकल. पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस 5 का होना चाहिए. पहले ऑप्शन में 5 का डिफरेंस है क्या, है. दूसरे में भी है, तीसरे में, मतलब 5 का डिफरेंस तो सब में है, तो उससे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट होगा नहीं. ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है कुल मिलाकर. तो एक काम करते हैं बहुत आसानी से, के कितना रेशियो 7:9, तो इसको मैं 7x और इसको 9x मान लेता हूं. 7x और 9x जब मैं मानूंगा इसको, तो 7x में इसको D% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे. ये D% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 100 माइनस D, इतना बचेगा. एंड ये कितना बचेगा 9x इंटू 100 में से D plus 5 घटा दिया तो 95 माइनस D, एंड दैट इज इक्वल टू 560 अपॉन 675. बहुत आसानी से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं. 780 टाइम x से x तो वैसे भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 7 जा 63 बचेगा 4, 9 5 जा 45. 5 से कट गया 15 बार, 5 से कट गया 16 बार, 16/15. ठीक है, 16/15. ठीक है, और 16/15 अगर ये है तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे. तो आप ये देखो कि ऐसा करते हैं ना 80/75 ही रहने देते हैं इसको, तो बहुत आसान हो जाएगा. आसान दिख रहा है देखो 80/75 अगर दिखा तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 80 कैसे आएगा, जब मैं इसमें से 20 घटाऊंगा और यहाँ से 20 घटाऊंगा तो 75 आ जाएगा. मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20. डी की वैल्यू 20 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. अगर डी की वैल्यू 20 हो गई तो D plus 5 की वैल्यू कितनी हो गई 25%. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई हो गया. ठीक है, सार्थक इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है. देखो 7x 100 में से D% घटा देते हैं तो 100 माइनस D% बचता है, और अगर 100 में से D plus 5 घटाएंगे
तो 95 माइनस डी बचेगा, आप घटा कर देख लेना इतना परसेंट बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज जब कट ही जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। इवन अगर मैं एक्स भी ना मानूं यहाँ पर तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज रेशियो है यहाँ पर, केवल रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं। ठीक है, हो गया अनिमेश, आपने मेल किया है, मैं देख लूंगा। मुझे टाइम नहीं मिला, पिछले वीक पूरा मैं बिजी था किसी इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम के चक्कर में, तो इसीलिए मैं आप देख लूंगा मेल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, एक बार रिमाइंड करके दोबारा फॉरवर्ड कर देना उस मेल को। ठीक है सर, डीआई में ओवर द ईयर का क्या मतलब? ओवर द ईयर का मतलब होता है कि कितने ईयर्स बाद। ओवर द ईयर्स, जैसे कि अगर आपको 5 साल का डेटा दिया गया है तो ओवर द ईयर्स मतलब जितने ईयर्स का डेटा दिया गया सबको काउंट करके, मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल तक। नहीं सुधांशु, कल क्लास नहीं हुई थी। अब रोहित कह रहे हैं एसबीआई पीओ अब क्या करेगा? अब जो भी करेगा, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत समय। मतलब अगर आप अभी से ठान लो ना, मेहनत करना शुरू तो एसबीआई कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। आप इस समय में बिल्कुल आइडियल टाइम है। अगर आपने आईपीएस पीओ में भी कि अगर अच्छा नहीं हुआ किसी का, तो यहाँ से टारगेट अपना शुरू कर सकता है, अपना लक्ष्य यहाँ से बना सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको चीजें आ गई हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, बस जितने मॉक टेस्ट आप दे पाओ, जितने ज्यादा उतने ट्राई करो, उसके बाद उनकी एनालिसिस भी करो। यही एक तरीका है। गौरव, आईपीएस एसओ के क्वांट के लिए आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। सार्थक, यू हैव डन 74, व्हाट आर योर चांसेस? चांसेस तो फिर एक बार क्वेश्चन पेपर देखने दो, थोड़ी एनालिसिस करने दो, फिर देखते हैं। सर एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? मैंने आपको बताया ना कि बैंकर सट्टा के जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करो, और मल्टीपल साइट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप टेस्ट सीरीज ले लो, आप जो कैट की डिफरेंट कोचिंग्स होती हैं उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कैट की टेस्ट सीरीज नहीं, जो कैट की कोचिंग जो बैंकिंग की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हैं, आप उनकी कोचिंग, उनकी जो है टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप जितनी दोगे उतना ज्यादा फायदा है भाई। ठीक है, वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं अनिमेश, लक्ष्य बैच की कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। सर मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि माइंड ही ब्लैंक हो गया। तो एक बार जब पेपर आपके पास आ जाए तो आपको एक बार बैठकर एनालिसिस करने की जरूरत है, अपने आप शीशे के सामने बैठकर देखना और पूछना अपने आप से कि क्या इस चीज में, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मैं नहीं समझ पाया। आखिर वो क्वेश्चन भी तो एक इंसान ही बनाया था, है ना, और उसी फ्रेमवर्क में बनाया था, उसी सिलेबस में बनाया था। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई कैलकुलस पूछी गई थी या इंटीग्रेशन, ये सब चीजें नहीं, ऐसा तो नहीं। इसी फ्रेमवर्क में बना हुआ था और किसी इंसान ने बनाया था। तो आप क्या कमी रह गई, कहाँ आप किस पॉइंट को नहीं सोच पाए, ये अपने आप थोड़ी एनालिसिस करने की जरूरत है। चलो ना, 10th क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, देखो। अ क्लोथ सेल सर A clothes seller purchased 75 jeans at the price of 750 each and 80 shirts at the price of 525 each. He spent 3750 on the transport of jeans and 2000 on the transport of shirts. ठीक है, and mark the jeans on 35% and shirt on 40% above the cost price. At the time of selling, if the seller allows discount of 11.1/9% on jeans and 14.2/7% on shirts, then find the overall profit percent of seller in this transaction. प्रतीक, ट्राई करेंगे यूट्यूब सेशन क्लर्क एग्जाम तक रेगुलर हो। रेगुलरिटी की उसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्लॉट पर डिपेंड करता है कि टाइम स्लॉट अगर खाली मिलता है तो लिया जाता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि रेगुलर हो। अजय का कहना है बी ऑप्शन 20%। और कोई, और किसी का कोई आंसर?
देखो जीन्स और यहाँ पर शर्ट्स की बात है, कितनी जीन्स खरीदी उसने 75 जीन्स एंड 80 शर्ट्स। जीन्स कितनी खरीदी 75 एंड शर्ट खरीदी कितनी 80। ठीक है, अच्छा अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया है तो हमें क्या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की यहां पर जरूरत पड़ेगी कि 525 each and spend 3750 on the transport of the jeans, और 75 जीन्स खरीदी उसने 750 ईच, तो 75 इंटू 750 ये हुआ, प्लस ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च किए उसने, और शर्ट कितने में खरीदी 80 शर्ट्स एट 80 शर्ट्स एट 525 ईच 525 ईच। ठीक है, एंड ही स्पेंड 3750 ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ जीन्स, 3750 ट्रांसपोर्ट पर यहां खर्च किए, और यहां पर कितने खर्च किए ट्रांसपोर्ट पर 2000। ठीक है 2000। इनकी एक्चुअल वैल्यूज निकालने से अच्छा क्या है कि मैं इनका रेशियो निकाल लूं, बेटर रहेगा कि नहीं बोलो, बेटर रहेगा, रेशियो निकालेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं। एक्चुअल वैल्यूज निकालोगे टाइम लगेगा, इससे बड़े मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने का बहुत आसान तरीका है कि 25 का मल्टीपल, मुझे 25 यहाँ पर कॉमन फैक्टर दिखाई देता है, 25 से कैंसिल किया 2 टाइम्स 1 टाइम्स, 25 से कैंसिल किया 8 टाइम्स तो 80, 25 25 1 जा 25 बचेगा कितना 12, 25 5 जा 150, 25 से 3 टाइम्स 30। ठीक है, नाउ इसके बाद 0 0 0 0 कैंसिल हो गई, तो हम देखेंगे कि दिस इज 75 इंटू 3 यानी कि 225, 225 प्लस 15 इज 240 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 21 इंटू 8 168, 168 प्लस 8 176। 4 से और काट सकते हैं 60 टाइम्स, 4 से काट सकते हैं 44, फिर 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 4 से कट जाएगा 15 बार, तो 15:11 आ गया। ठीक है, इसको इसने मार्क किया 35% ऊपर और इसको मार्क किया 40% अब। ठीक है, 35% ऊपर अगर मैं मार्क करूंगा तो इनके सेलिंग प्राइसेस का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो कितना आएगा, हमको क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 35% ऊपर मार्क करोगे तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 135/100, और ये कितना हो जाएगा 15 11 इंटू इसके बाद क्या आएगा देखो 40%, 35% अबव एंड 40% अबव, मतलब 140/100। ठीक है, और उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया कितना 1/9% का मतलब 1/9 का डिस्काउंट, तो 1 माइनस 1/9 कितना बचता है 8/9, और फिर दिया 14 2/7% का इस पर, यानी कि 1 माइनस 1/7 यानी कि 6/7 ये बचेगा। दिस इज द सेलिंग प्राइस, सो दीज आर द कॉस्ट प्राइसेस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्या आएगा ये 9 से कट जाएगा कितने टाइम्स 9 से 15 टाइम्स। ठीक है, फिर 7 से कट जाएगा ये 20 टाइम्स। ठीक है, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ताकि ये 100 कट जाए, बहुत आसान है, देखो 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1100, रिलेटिव वैल्यूज है ना सारी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 100 कट जाएंगे, 15 इंटू 8 120, 120 इंटू 15 इस 12 इंटू 5 60, 18 1800, और ये कितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई किया 120 इंटू 11 1320। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो दिस इज 262600 एंड दिस इज व्हाट 3120, so 00 cancel. Now if you look at this, this is what 52 out of 260 into 100, तो देख क्लियरली दिखाई देता है इसका 20% है ये, 26 का डबल है 52 यानी कि 20%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। अरे भैया सार्थक, अब तुम यार ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे तो मेरा तो दिमाग अब फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
अब आपका पूछना है कि इस 75 से इसको 25 से इसको क्यों काटा, इसको क्यों नहीं काटा। इसको काट लोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा ये बताओ, इसको काट लोगे तब भी तो वही आएगा। अब ये तो मतलब क्या बताऊं, चलो चलिए। या निमिष, दिस बैच, इस बैच को फिनिश होने पे मैं भी आप सब लोगों को मिस करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि आप ही मुझे मिस करोगे। और इट्स वेरी गुड बैच, ठीक है, काफी लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम मिलेंगे फिर अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम थोड़ा मिक्सचर्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो मिक्सचर्स में पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। मंडे, मंडे नहीं ट्यूसडे को, फिर बता रहा हूँ अगली क्लास होगी ट्यूसडे, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ट्यूसडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। अब समय हो चुका है कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ दिन भर, ठीक है। तो मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच।